नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। पॉलिटी की आज तीसरी क्लास है और इस क्लास का टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। इस क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली दो क्लासों में हमने जाना था कि भारतीय संविधान के विकास का क्रम क्या था, उस क्रम में कितने एक्ट आए, कौन कौन से अधिनियम आए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, उसमें कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे और वहां से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से मेन क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सभी को हमने डिस्कस किया था। सेकंड क्लास में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पैट 2022 हो, यूपी कांस्टेबल की आगामी भर्ती परीक्षा हो, आरओ एआर हो या कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, तो इस चैनल के फ्री इनिशिएटिव के साथ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं चैप्टर वाइज क्लास के ऑर्डर में बढ़िया तरीके से आपको फ्री क्लासेस आपको यहाँ से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ से क्लास के जो भी नोट्स होते हैं, जो भी मटेरियल होता है, वो भी आपको बिल्कुल फ्री कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारतीय संविधान की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। विशेषताएं हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक विशेष रूप से एक चीज़ पर ध्यान देना है, आपको बहुत सारी विशेषताएं आपको संविधान की यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। तो जनरली मैं यहाँ पर इनके डिटेल में नहीं जाऊँगा। डिटेल में न जाने का पीछे रीज़न ये है, जैसे हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, तो सिटीजनशिप एक अलग से चैप्टर आएगा, तो वहाँ पर हमको डिटेल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ आपको बताऊँगा, जो भी फीचर्स मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बताऊँगा, जो भी विशेषताएं आपको मैं संविधान की बताऊंगा, तो उनके बारे में मैं केवल ओरली मौखिक रूप से आपको जो भी सारी चीज़ें हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। यहाँ पे लिखने में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। जनरली इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रावधान किस देश से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता है भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें अनुच्छेदों की संख्या है 395, 22 भागों में यह बटा हुआ है, विभाजित है, और इसमें जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आप याद रखेंगे। अनुच्छेदों की संख्या याद रखेंगे, 22 भागों में यह विभक्त है, अनुसूचियों की संख्या इसमें 12 है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से, बहुत सारे देशों के संविधान से बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं। तो जैसे हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखित संविधान नहीं है, वो एक मौखिक संविधान, एक तरह से ओरली वहाँ सारी चीज़ें जो है की जाती हैं। अमेरिका का संविधान जो है विश्व का पहला लिखित संविधान है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अगर किसी कंट्री का है तो अमेरिका है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो इंडिया का है। ठीक है, दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। भारतीय संविधान के बारे में यह कहा जाता है कि यह अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है, यानी इसमें नम्यता भी है और इसमें अनम्यता भी है। नम्यता का मतलब कहीं कहीं पर जैसे आवश्यकता पड़ती है तो आपने देखा होगा संविधान में समय समय पर आवश्यकता अनुसार क्या किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी नम्यता के गुण को दर्शाता है, लचीलेपन को दर्शाता है, क्योंकि इसमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो इसकी नम्यता वाले गुण को यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है। अनम्यता का मतलब है जब भी बात आती है आपके संघीय क्षेत्र के बारे में, या पर कह सकते हैं देश की अखंडता, एकता को बनाए रखने की बात आती है, तो यहाँ पर जो संविधान है हमारा कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अनम्यता आपको दिखाई देती है, इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, देश की अखंडता से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि भारत का संविधान जो है वो आंशिक रूप से लचीला है और आंशिक रूप से कठोर है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये नम्यता और अनम्यता का क्या है, मिश्रण है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है एकल नागरिकता। हमारे देश में एकल नागरिकता का मतलब समझ रहे हैं कि एक ही तरह की नागरिकता भारत के नागरिकों को प्रदान की जाती है, वो है भारतीय संघ की नागरिकता। जैसे आप अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका में जो नागरिकता का प्रावधान है वो दोहरी नागरिकता है। वहाँ पर कह सकते हैं हम केंद्र के रूप में नागरिकता अलग दी जाती है और स्टेट के हिसाब से, प्रांत के हिसाब से नागरिकता अलग से दी जाती है। दो तरह की नागरिकता का प्रचलन जो है वो अमेरिका का संविधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी यहाँ पर राज्य की अपनी अलग से कोई भी नागरिकता या सिटीजनशिप नहीं होती है, केवल संघ की नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान में बात की गई है। तो एकल नागरिकता भी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। और नागरिकता के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं, हालांकि जब हम नागरिकता वाला
चैप्टर अलग से पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल से बात करेंगे, सारे आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। जनरली आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो नागरिकता के प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिए गए। ठीक है, भाग 2 आर्टिकल 5 to 11, 5 से लेकर के 11 तक के जो अनुच्छेद हैं वो भारतीय नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में बताते हैं। चौथी विशेषता है सर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जहां पर हम कोई भी अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे जब भी चुनाव होते हैं आपके द्वारा वोट देकर कोई भी नेता चुना जाता है, अपना क्षेत्रीय नेता चुना जाता है, अपना जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाता है, ऐसे प्रतिनिधि का हम चुनाव करते हैं। तो जो वो चुनाव होता है सर वो किसके बेस पर होता है, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के ऊपर होता है। भारत में वर्तमान समय में जो मताधिकार की आयु है वो न्यूनतम 18 ईयर्स है। 18 वर्ष का कोई भी नागरिक जो है वो वोट देने का अधिकार रखता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार मत देने की जो न्यूनतम आयु थी उसको 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था। यानी इससे पहले वर्तमान में आप सभी 18 ईयर्स के जब हो जाते होंगे तो सभी लोग वोटिंग करने जाते होंगे, सभी लोग अपने मत का प्रयोग करते होंगे। इससे पहले भारतीय संविधान के अनुसार क्या थी, जो मिनिमम एज थी वोट देने की, मताधिकार का प्रयोग करने की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन एक संशोधन हुआ था 61st अमेंडमेंट, 61वां संशोधन अधिनियम 1989 में। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के अनुसार में जो मताधिकार की न्यूनतम आयु थी उसको 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे जब भी हम इन चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे तो डिटेल में वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगे। अगर यहाँ पर मैं सारे इन जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं, इनके बारे में यहाँ बात करने लगा तो ये चैप्टर ही बहुत लंबा हो जाएगा, यानी पूरा संविधान खत्म कर दोगे भाई। पूरे संविधान की विशेषताओं के बारे में बात हो रही है, इसमें संघीय शासन प्रणाली की भी बात होगी। ये भी एक विशेषता है कि भारत में प्रणाली, शासन प्रणाली कैसी है, संघीय है। यहाँ पर मूल अधिकारों की भी बात होगी, नीति निर्देशक तत्वों की भी बात होगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी पढ़ सकते हो, वो चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझने के लिए कौन सी चीज़ किस चीज़ के बारे में बता रही है, इसका रियल मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें आप यहाँ से समझते चलें। ठीक है, तो हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बात की। अब इसके बाद में आती है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, हमारे देश की जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का जो स्तर है आप जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, फिर होते हैं राज्यों के उच्च न्यायालय, फिर जो अपने जिला न्यायालय जो भी होते हैं, दीवानी न्यायालय और ये सारे जो होते हैं। तो इस तरीके से 3 स्तर हैं हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका के। एक सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है, उसके अधीनस्थ आपके आ जाते हैं जो भी कह सकते हैं हाई कोर्ट्स होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं। उसके नीचे आपके जो भी क्षेत्र स्तर पर जो होते हैं, जिला स्तर पर जिला न्यायालय वगैरह। तो इस तरीके से जो हमारे देश की न्यायपालिका है, हमारे देश का जो भी जुडिशरी सिस्टम है वो कैसा है, स्वतंत्र है, निष्पक्ष रूप से यह काम करता है। 6वीं इसकी जो है प्रमुख विशेषता वो है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखिए पॉलिटी में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिनको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आपको मैं एक एक चीज़ को समझा करके छोड़ूंगा। मैं बैठा ही इसीलिए हूँ यहाँ, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक क्या मतलब है हमारा यहाँ पर बात करने का। तो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, आपस में कोऑर्डिनेशन है संसदीय संप्रभुता में और न्यायिक सर्वोच्चता में। अब इन दोनों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से सिंपल वे में समझिए। जैसे आप मान करके चलिए कोई भी बिल संसद में जाता है और वो एक कानून का रूप लेता है। अब मैं इन शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। जैसे संसद में कोई बिल आया, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे या फिर न्यूज़ चैनल्स पर देखे होंगे, जब भी आप समाचार वगैरह सुनते होंगे तो आप देखते होंगे जैसे संसद में फलाना बिल साहब पारित हो गया, तो वो एक कानून बन गया। ठीक है, अगर न्यायालय को लगता है कि संसद से कोई भी बिल पास होकर के एक ऐसा एक्ट बना है जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से बनाया गया है या फिर वो संवैधानिक प्रावधानों का कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसका स्वतः संज्ञान लेकर के उसको निरस्त कर सकता है। ठीक है, ये न्यायालय के पास शक्ति होती है कि वो उसकी समीक्षा करके उसको जो है निरस्त कर सकता है या बाद में उसको फिर दोबारा से समीक्षा के लिए वापस संसद में भेज सकता है। ये न्यायालय की पावर होती है। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि संसद के पावर, ये पावर होती है, संसद के पास भी तो पावर होती है। संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन करने के लिए बिल बना सकती है।
संविधान के किसी भी, जैसे संविधान में अगर कोई संशोधन करना हो, एक बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं, आप देखते होंगे आए दिन करंट वगैरह पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स में, तो संसद भी क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन के लिए कोई बिल लेकर के आ सकती है, किसी बिल के द्वारा संविधान के किसी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो दोनों एक दूसरे के एक तरह से कह सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं आपस में, चाहे वो संसदीय संप्रभुता की बात हो या न्यायिक सर्वोच्चता की बात हो, दोनों में क्या है, कोऑर्डिनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में दिखाई देता है। सातवीं इसकी विशेषता है कि यहाँ पर जो प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली मतलब संसद के जो 3 अंग होते हैं भारत में, वो कौन से होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इस तरीके से राज्यसभा आपका उच्च सदन हो जाता है, लोकसभा आपका निम्न सदन होता है, और राष्ट्रपति भी जो है इस संसदीय शासन प्रणाली का एक अभिन्न अंग भारत के संविधान में माना गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली यहाँ पर प्रचलित है, और ये जनरली कहाँ से उद्धत है, ये कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटेन की संसद प्रणाली से प्रेरित होकर के भारतीय संसद प्रणाली जो है वो कार्य करती है। 8वीं विशेषता है इसकी कि यहाँ पर मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल कर्तव्य दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, नागरिकों के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको वह कह सकते हैं गरिमापूर्ण जीवन जीने की आज़ादी जो है प्रदान करते हैं, मूल अधिकार। और इसके साथ साथ में मूल कर्तव्य हैं प्रत्येक नागरिक के अपने देश के प्रति, अपने देश की अखंडता, एकता और देश की जो भी कह सकते हैं हमारे जो भी विरासत है, विश्व विरासत है, उसकी सुरक्षा हमको कैसे करनी है, उसको प्रोटेक्शन कैसे देनी है, इसके लिए कुछ कर्तव्य भी भारतीय नागरिकों के लिए बताए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व भी जो है भारतीय संविधान में समाहित किए गए हैं। 9th है इसकी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अगर आप समझेंगे तो इसका मतलब है भारत में जो ग्रामीण स्थायी स्वशासन और शहरी स्थायी स्वशासन, ठीक है, 2 तरह के हम लोकल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था ये जो है भारतीय संविधान में कब अस्तित्व में आई थी, जब 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुए थे, तब ग्रामीण स्थायी स्वशासन और शहरी स्थायी स्वशासन की पद्धति ने जन्म लिया था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर 3 तरह की पंचायतों के स्तर का निर्माण करती है। ठीक है, इसी के साथ साथ यह शहरी क्षेत्रों के लिए भी या नगरीय क्षेत्रों के लिए भी 3 तरह की पंचायती स्तर के यानी नगरीय शासन के 3 स्तरों की व्यवस्था ये करती है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा जब हम 73वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, 74वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा जनरली गाँव में से, जनरली जैसे आप ज़्यादातर लोग आप में से इसको देख रहे होंगे तो गाँवों से बिलोंग करते होंगे, तो गाँव में आपने देखा होगा या शहरों में आपने देखा होगा या किसी गाँव से आप बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा जैसे ही ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है तो आपको 3 तरह के बैलेट मिलते हैं, 3 तरह के आपको पेपर मिलते हैं। एक ग्राम पंचायत में प्रधान का चुनाव होता है, एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, एक आपके जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। तो पंचायत के 3 स्तर अब आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्तरीय व्यवस्था ही है, ये 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। इसके बारे में डिटेल में जब हम चैप्टर में बात करेंगे तब उसमें विस्तार से जाएंगे, फिलहाल आपके लिए इतना जानना पर्याप्त है। इसके बाद में आपात उपबंध भी दिए गए हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं कि मान लो कि वित्तीय कह सकते हैं जो संवैधानिक तंत्र होता है राज्यों का वो विफल हो जाए, या कोई बाहरी आक्रमण या कोई ऐसी कह सकते हैं कि राष्ट्र पर ही कोई आपदा आ जाए तो उस समय पर आपातकाल लगाने का उपबंध भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी लगाने के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, 352 में क्या है आपका राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और 360 में जो है क्या किया जाता है आपका जो भी वित्तीय आपातकाल होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर कंट्री में आ जाता है, वित्तीय यानी आर्थिक अगर कोई कह सकते हैं क्राइसिस अगर देश में उत्पन्न हो जाता है तो उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे चैप्टर में तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। आगे देखते हैं, विभिन्न स्रोतों से निर्मित है, सॉरी इससे ऊपर एक और रह गया, पंथ निरपेक्ष राज्य। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष, पंथ को एक तरह से आप कह सकते हैं धर्म बोल सकते हैं, तो धर्म निरपेक्ष राज्य है। भारत जो है कैसा है, एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में भारत को परिभाषित किया गया है संविधान में। धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कह सकते हैं पार्टिकुलर इंडिया किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यहाँ सभी धर्मों को जोड़ने की बात कही गई, सर्वधर्म समभाव की भावना की गई है, सभी धर्मों के सम्मान के बारे में बात की गई है और सभी धर्मों को अपने अपने स्तर से, अपनी आज़ादी से, स्वतंत्रता से अपने अपने तरीके से काम करने की यहाँ पर आज़ादी सभी को दी गई है। एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन पूछा जाता है और इतनी बार पूछा जाता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके द्वारा जो है पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब भारतीय संविधान जैसा कि आप सभी को पता है बहुत सारी कंट्रीज़ के संविधान से
कुछ प्रमुख प्रमुख प्रावधान जो है वो लिए गए, उन सभी को मिलाकर के भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो इन सोर्सेज को, जिन सोर्सेज से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, इन सोर्सेज को हम जनरली दो भागों में बांटते हैं, एक आंतरिक सोर्सेज और एक बाहरी सोर्सेज। आंतरिक सोर्सेज, जब मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा था, जब पहले चैप्टर में हम एक्ट और अधिनियम के बारे में बात कर रहे थे, भारतीय संविधान के विस्तार के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ आपको बताई थी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में हमने वहाँ पर बात की थी और हमने ये बताया था जब तक भारत का संविधान बनकर के तैयार नहीं हुआ था, जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं हुआ था, निर्माण नहीं हुआ था, तब तक भारत का जो शासन था किस अधिनियम के तहत चलाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो प्रावधान थे उन्हीं के आधार पर भारत का शासन व्यवस्था जो है चलाई जा रही थी। और ये भी कहा जाता है और ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से उद्धृत है या कहाँ से इसको ग्रहण किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही भारत का आधे से ज़्यादा संविधान जो है वो लिया गया है। तो ये हमारा आंतरिक सोर्सेज है, ठीक है, ये हमारी कैसी है, जो स्रोत है भारतीय संविधान का। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ये इसका आंतरिक सोर्स है। और क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा पार्ट जो है ज़्यादातर इसी से मिलकर के जो है संविधान का एक बड़ा भाग बनता है, तो इस वजह से इसको हम, यानी जो भारत शासन अधिनियम की मैं बात कर रहा हूँ 1935 का, इसीलिए इसको भारत के लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। अब कुछ बाहरी सोर्सेज हैं। बाहरी सोर्सेज में क्या आते हैं? जो दूसरे देश हैं उनके संविधानों से भारत में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, वो सभी बाहरी सोर्सेज में आ जाते हैं, आउटर सोर्सेज में आ जाते हैं। और यहीं से जनरली आपके लिए प्रश्न बनता है कि किस देश के संविधान से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो इनको आप समझिएगा जल्दी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और जनरली इसमें से भी बताता चलूँगा मैं कि यहाँ से जनरली किस टाइप का प्रश्न बनता है और कौन कौन सी चीज़ें बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन से हमारे देश के संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो संसदीय शासन प्रणाली, ये ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन, मतलब कानून का शासन होगा, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है हमारे देश में, जो मंत्रिमंडल का सिस्टम है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की जो कंडीशन है, राष्ट्रपति की जो स्थिति होती है, एक तरह से कह सकते हैं हम, राष्ट्रपति की जो पावर्स होती हैं, क्या पावर्स रहेंगी, क्या उसकी कंडीशंस रहेंगी, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा चुनाव में जीत का डिसीजन कैसे लिया जाता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी को विजेता मान लिया जाता है। तो चुनाव में सर्वाधिक वोटों के आधार पर जीत का जो कह सकते हैं यहाँ पर प्रावधान किया गया है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आएंगी, एक एक देश से बहुत सारे प्रावधान लिए गए। इनमें से जनरली कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली आपको याद रखना है ब्रिटेन से। इसके अलावा एकल नागरिकता आपको विशेष रूप से याद रखना है और मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक है, मैंने वैसे हाईलाइट कर दिया है जगह जगह पर, इससे आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटेन से आप जनरली 3 चीज़ें भी याद रखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और इसके अलावा मंत्रिमंडल प्रणाली। तो इनमें से ही आपका क्वेश्चन जो है जनरली यहाँ से फंस जाता है अगर ब्रिटेन वाले सेक्शन से प्रश्न आएगा तो। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या लिए गए? मूल अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। संविधान सर्वोच्च रहेगा या संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान भी यूएसए से लिया गया है। दूसरा है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो न्यायालय की शक्ति होती है, ये भी यूएसए के संविधान से ली गई है। निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति का मतलब क्या है? निर्वाचित राष्ट्रपति का मतलब है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका जो चयन किया जाएगा वो वोटिंग के आधार पर किया जाएगा या निर्वाचन के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें कभी कभी 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है। एक, जब आयरलैंड की हम बात करते हैं तो आयरलैंड में क्या आता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, जैसे आपने देखा राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, किस पद्धति के आधार पर होता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो एकल संक्रमणीय जो पद्धति होती है उसके आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति से होगा, किस तरीके से होगा, ये प्रावधान आयरलैंड का है। और राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के ही चुना जाएगा, ये प्रावधान आपका यूएसए से है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और निर्वाचित राष्ट्रपति यूएसए से। इसके अलावा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग या मुकदमा चलाने की प्रक्रिया है यूएसए से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, ये पद भी जो है यूएसए से लिया गया है, ठीक है। कनाडा से संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम जो है वो कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा आप देखते होंगे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। जैसे
3 सूचियाँ आपने पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी, तो आप आगे जब भी हम इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे तो आगे हम बात करेंगे 3 तरह की सूचियों के बारे में। संघ सूची या जिसको हम केंद्र सूची कहते हैं, एक प्रांतीय सूची या राज्य सूची जिसको कहते हैं, और तीसरी सूची जो होती है वो आपकी समवर्ती सूची होती है। इन तीनों सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच में जो पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उनका बंटवारा किया गया है। केंद्र सूची के जितने भी विषय हैं उनको जनरली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि केंद्र सूची में जो जो टॉपिक दे रखे होंगे, जो जो विषय दे रखे होंगे, उन पर कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास होगी। और राज्य सूची में जितने भी विषय होंगे उन पर कानून बनाने की शक्ति केवल किसको होगी? राज्य सरकार को होगी। और समवर्ती सूची जो होती है उसमें जितने भी विषय दे रखे होते हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को मिली होती है। ठीक है, अभी आगे आप पढ़ेंगे कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो कनाडा की हम बात कर रहे थे। कनाडा से फेडरल सिस्टम यानी संघीय प्रणाली, केंद्र और राज्यों के बीच में जब शक्तियों का बंटवारा होता है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये भी कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी? कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये भी प्रावधान कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राज्यसभा में मनोनयन की प्रक्रिया, जैसे राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, आपने देखा होगा। ऐसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर हैं, उनको सांसद बना दिया, मनोनीत कर दिया। या कला क्षेत्र, खेल, साहित्य, इनसे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है, इसके क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाला जो व्यक्ति होता है, उसमें क्या कहता है, उस व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत कर दिया जाता है बिना इलेक्शन के। ठीक है, तो ये मनोनयन की जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व जो है ये भी आयरलैंड से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के आधार पर होगा, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन। संविधान में समय समय पर जो संशोधन किए जाते हैं आवश्यकतानुसार, इस प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, जो राज्यसभा के यानी जो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, उसके सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का जो सिद्धांत ग्रहण किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है आपकी समवर्ती सूची, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समवर्ती सूची, आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखा होगा ना, संसद के दोनों सदनों की एक कंबाइंड बैठक होती है, जॉइंट मीटिंग इनकी जो होती है, संसद की सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान की बात करें तो एक पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, वाइमर संविधान किस देश के संविधान को कहा जाता है? जर्मनी के संविधान को कहा जाता है। यहाँ से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। वैसे तो मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं, जब भी इमरजेंसी की कंडीशन कंट्री में आती है, आपातकाल की स्थिति भारत में आ जाती है, तो कुछ मूल अधिकारों का निलंबन जो है वो किया जा सकता है। यानी व्यक्ति को कुछ चीज़ों में स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके का जो प्रावधान है ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के द्वारा जो भी सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जापान के संविधान से ली गई हैं। और रूस, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? सोवियत संघ, सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। तो रूस के संविधान की हम बात करें तो रूस के संविधान से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। इसके अलावा प्रस्तावना जो है, प्रीएम्बल, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्यायों की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आपने इस तरीके से कभी नहीं पढ़ी होगी, एक एक शब्द का मतलब आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो रूस, जिसको पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, उसके संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 3 तरह के न्याय हैं, सॉरी स्वतंत्रता मैंने बोल दिया था तो गलत बोला गया था, तो प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इन 3 तरह के न्यायों का जो आदर्श है या 3 तरह के न्यायों का जो सिद्धांत है वो लिया गया है, वो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपके लिए पर्याप्त हैं। इस चैप्टर से अगर आप इतनी चीज़ों को भी पढ़ लेते हैं और जो चीज़ें मैंने समझाई है
हाँ ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं। बाकी नोट्स जो हैं इस वीडियो के, इस पूरे जो मटेरियल आप देख रहे हैं, सारे नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारा आलसपन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसे नोट्स अगर किसी को मिल गए तो वो वीडियो नहीं देखता है। लेकिन जब तक आप सुनेंगे नहीं कि मैं जिस नोट्स किसने बनाई है, मैंने बनाया ना, मैंने अपने तरीके से इनको लिखा है, अपने तरीके से इनको बनाया है, तो इन चीज़ों को जब तक आप सुनोगे नहीं कि मैं क्या इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से चीज़ों को आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जब तक आप इस चीज़ को नहीं सुनेंगे और केवल नोट्स पर ही डिपेंड रहेंगे, ठीक है, मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो आपको हो सकता है लाभ हो जाए, लेकिन ऐसा मेरा मानना है जनरली लाभ नहीं होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी टीचर के नोट्स हों, जब तक आप पढ़ते नहीं हो, जब तक आप सुनते नहीं हो सामने वाले ने किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, तब तक आप नोट्स कितने ही पढ़ लेना, आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट उस चीज़ का नहीं मिलेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो आपसे कुछ ले नहीं रहा, नोट्स आपको मिलने हैं, क्लासेस भी आपको मिल रही हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप नोट्स से पढ़ रहे हो, वीडियो से पढ़ रहे हो। सीधा सिंपल मेरा फंडा है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा गहराई वाली बात नहीं है। मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, मैंने वीडियो आपको दे दी, ये आपकी मर्जी है देखना ना देखना, लेकिन ये चीज़ है अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो आप अपने साथ गलती करेंगे, और ये गलती आपको कब महसूस होगी, जब आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मैं आपको बहुत ही कह सकते हैं एक सिंपल वे में सारी चीज़ों की जो है तैयारी वो करा रहा हूँ यहाँ से, बिल्कुल आपसे कोई चार्ज नहीं है इस चीज़ का, तो बढ़िया तरीके से तैयारी करें। बाकी जिन लोगों ने भी कहीं से भी पेड कोर्स ले रखा है या किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है, किसी भी टीचर को ज्वाइन कर रखा है, उनसे मैं ये कहूँगा भैया एक ही जगह से पढ़ें। ठीक है, आपने अगर कोर्स ले रखा है तो कोई बाउंडेशन नहीं है इस चीज़ की कि आप यहाँ पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन हमेशा ये हमको करना चाहिए कि हमको जो सोर्सेज हैं पढ़ने की वो बहुत कम रखनी चाहिए, सीमित सोर्सेज रखनी चाहिए। लिमिटेड सोर्स एंड मैक्सिमम रिविजन इज़ द की फॉर सक्सेस फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, तो जो लिमिटेड सोर्सेज होती हैं, अगर आपके पास में लिमिटेड सोर्सेज होंगी तो आप उनका रिवीजन मैक्सिमम टाइम कर सकते हैं। तो अपनी सीमित जो है सोर्सेज हैं अपनी वो सीमित रखिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से भी वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, किसी और जगह से भी वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिर किसी तीसरी जगह से भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप जो है आपका जो आउटपुट है वो मेरे हिसाब से आपका अच्छा नहीं रहेगा। बाकी आप समझदार हैं, विवेकशील हैं, सभी आप समझदार हैं किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो हो गया आज का क्लास। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि क्लास देखने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में अपना जो भी फीडबैक रहता है, जो भी आपका रिस्पांस रहता है वो जरूर दिया करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं कभी नहीं कहता, लेकिन आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जाके 2 शब्द टाइप करने में आपका कुछ नहीं घिसेगा, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री मिल रही हैं। तो आप अपना जो भी है अच्छा बुरा जैसा भी है अपना फीडबैक जरूर दिया करें, जिससे कि अगर कुछ गलत लगता है या कुछ मुझे लगता है कमी रह गई है तो मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग बताएंगे तो उसी तरीके से आगे काम चलता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।